जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल MI एजुकेशन पे। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे शिक्षण से संबंधित क्वेश्चन यानी कि पेडागॉजी। ठीक है, तो सीटेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जिनको हम देखते हैं और पेडागॉजी से संबंधित हैं। आइए देखते हैं कैसे क्या है। सबसे पहले जो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, तो पहले क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है कि व्याकरण शिक्षण की वह पद्धति अपेक्षाकृत अधिक उचित है जिसमें, यानी इसके कह रहा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा सही है। सीटेट क्वेश्चन को दोस्तों यदि करना है तो उसमें से मान के चलिए बस क्वेश्चन के अंदर ही आपका उत्तर समाहित होता है। बस थोड़ा सा ध्यान, मात्र थोड़ा सा ध्यान लगा के यदि इसको हम पढ़ते हैं, क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ेंगे तो इसका उत्तर इसी से मिल जाएगा। कह रहा है, और इसमें एक चीज हमेशा ध्यान रखते हैं कि निगेटिव ऑप्शन दे रहा है तो मान के चलिए कि वो तो हो ही नहीं सकता, पहली बात। दूसरी बात कि क्वेश्चन पे भी डिपेंड करता है कि क्वेश्चन नकारात्मक पूछ रहा है या सकारात्मक। यदि क्वेश्चन सकारात्मक पूछ रहा है तो निगेटिव ऑप्शन है तो वो मान्य नहीं होता है दोस्तों। तो आइए, कह रहा है कि सबसे उचित पूछा है, अधिक और उचित। कह रहा है बच्चे नियमों को कंठस्थ कर लेते हैं। देखिए, कंठस्थ यानी रटने और रटाने की बात यदि करता है दोस्तों तो ये सही नहीं हो सकता है, क्योंकि रटाने की बात तो एकदम बिल्कुल नहीं सही हो सकती है, और इसलिए तो रटाने वाला काम बिल्कुल हो ही नहीं सकता। अगला कह रहा है कि बच्चे उदाहरण से नियमों की ओर जाते हैं। बच्चे नियमों से उदाहरणों की ओर जाते हैं, बच्चे सूत्रों का प्रयोग करते हैं। तो इसमें अगर देखा जाए तो सबसे सुटेबल क्वेश्चन जो हमारा है, क्योंकि सूत्रों का प्रयोग तो किया ही जाता है, ठीक है, साथ साथ बच्चे नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं कि उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं, ये भी चीज है, ठीक। उसके बाद से ये कह रहा है बच्चे उदाहरणों से नियमों की ओर जाते हैं, मतलब सबसे सटीक है कि बच्चों को यदि उदाहरण देके समझाया जाए, पहले उदाहरण दिया जाए और नियम बताया जाए तो उस चीज को बच्चा बहुत ही बखूबी और सकारात्मक ढंग से समझता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कि बच्चे उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं। क्या है? बच्चे उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं। अब इसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चे में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए आवश्यक है। कह रहा है कि बच्चे में भाषा की दक्षता, यानी कि भाषा, आप ही जान रहे हैं कि भाषा का मतलब बोलने से संबंधित इसका होगा कि भाषा संबंधित, मतलब भाषा का अगर बात किया है तो भाषा को इसके दक्षता, यानी इसमें सबसे अधिक शक्ति क्या है, उसे सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए। उन्हें कविताएं याद हो, उन्हें मुहावरे याद हो, वे किसी वक्ता के साथ रहें। तो दोस्तों देखिए, किसी वक्ता के साथ रहें ये जरूरी नहीं होता है कि अगर हमें बोलना है तो किसी वक्ता के साथ रहेंगे तभी बोल पाएंगे। दूसरा, उन्हें मुहावरे याद हो, ये भी कोई जरूरी नहीं है कि हम पूरे मुहावरे को याद कर लें तभी। उन्हें कविताएं याद हो, नहीं, ऐसा भी नहीं है कि खाली कविता याद हो तभी हो सकता है। कह रहा है कि भाषा का प्रयोग की दक्षता, तो उन्हें क्या है दोस्तों कि उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए। बच्चे को क्या है, क्या बोलना है, सुनने के लिए अगर वो बिल्कुल फ्री है तो वो क्या कर सकता है, बोल सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अब इसके बाद से हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन जो है, आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कह रहा है हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है। ठीक है दोस्तों, तो इसका कहना है कि मॉडर्न वर्नाकुलर ऑफ लिटरेचर किसने लिखा है। तो देखते हैं किसने लिखा है। तो क्या धीरेन्द्र प्रताप वर्मा? नहीं, धीरेन्द्र प्रताप वर्मा ने लिखा है, नहीं, इन्होंने भी नहीं लिखा। ठीक है, सुनिधि कुमार, ये भी नहीं। ठीक है, इसके बाद आता है, ये सभी लोग जानते हैं कि जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन जी नहीं। और इसको अगर बात किया जाए वर्ना की, लिटरेचर ऑफ वर्ना की, तो इसको लिखे हैं गार्ता द तासी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा दोस्तों, सही होगा कि गार्ता द तासी। इसके बाद से हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है चौथा नंबर कह रहा है दोस्तों, भाषा सीखने में सबसे बड़ा बाधक तत्व हो सकता है। कह रहा है कि भाषा को सीखने में सबसे बड़ा बाधक तत्व, यानी बाधक मतलब अवरोध जो उत्पन्न करे वो हो सकता है। क्या हो सकता है? भाषाई प्रयोग के अवसर से, इकाई परीक्षण से, भाषा में आकलन से, पाठ्य पुस्तक से।
ठीक है, भाषा को सीखने में जो अवरोध उत्पन्न हो वो क्या हो सकता है। तो देखिए इसमें क्या है, भाषाई प्रयोग के अवसर से, इसका भी हो सकता है लेकिन ये इसका राइट जवाब नहीं होगा। इकाई परीक्षण, जी दोस्तों ये भी नहीं हो सकता है। कह रहे हैं भाषा में आकलन, यानी भाषा के बारे में यदि हम उसमें सीखने में बाधक उसके तत्वों को जानना चाहते हैं कि उसमें हम क्या गलतियां क्या खूबियां कर रहे हैं, तो उसका आकलन यानी उसका निरीक्षण, यानी अच्छे तरीके से उसको क्या करना, ज्ञान करना, उसका वही क्या कहलाएगा, भाषा का आकलन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है कि भाषा शिक्षक में होना आवश्यक नहीं है। देखिए बिल्कुल ध्यान से, ये एक शब्द यहाँ पे जो आया है नहीं, इस नहीं शब्द को, अर्थात ये क्वेश्चन निगेटिव चीज पूछ रहा है, तो इसमें इसका उत्तर जो भी होगा वो नकारात्मक होना चाहिए। कह रहा है कि नहीं है, बस इतना ही ध्यान देना है। कह रहा है व्याकरण का ज्ञान, देखिए यदि भाषा के शिक्षक है तो व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए, स्वाभाविक सी बात है, लेकिन इसमें कह रहा है नहीं है। सुंदर लेख, ठीक है, विषय और मूल्यांकन विधियों का ज्ञान, ठीक है, रसायनों का ज्ञान होना। यदि भाषा का शिक्षक है तो पहली बात उसे व्याकरण का भी ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। और सुंदर लेख, ये भी कुछ हद तक ठीक है कि ये भी होना चाहिए कि लेख लिखावट यदि सुंदर नहीं रहेगी तो बच्चे कैसे जानेंगे। दूसरी बात है विषय और मूल्यांकन की विधियों का ज्ञान, ये भी होना चाहिए। लेकिन यदि भाषा की बात करें और कह रहे हैं रसायनों का ज्ञान, तो भाषा विज्ञान में रसायन का कोई महत्व नहीं है। ये जरूरी नहीं कि उसको केमिस्ट्री और फिजिक्स आती ही हो तभी, क्योंकि भाषा की बात किया दोस्तों, भाषा का शिक्षक मतलब हिंदी के संबंध या कोई भी भाषा हो सकती है, हिंदी, इंग्लिश, गणित, जिस भाषा की बात करें तो उस भाषा का होना चाहिए। अगर ये इंग्लिश की भी बात करता तभी ये जरूरी नहीं कि वो रसायन का प्रवक्ता हो तभी जो है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसमें पूछा है कि भाषा का ज्ञान नहीं होना चाहिए, तो ये जरूरी नहीं है। तो रसायन। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है गद्य शिक्षण में, ठीक है, गद्य शिक्षण में काठिन्य निवारण किया जा सकता है। काठिन्य मतलब कि कठिन से कठिन निवारण, वो कैसे किया जा सकता है? चित्र बनाकर, वस्तुओं को प्रत्यक्ष दिखाकर, मॉडल दिखाकर, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों सबसे पहले अगर बात की जाए तो किसी भी चीज का अगर हमें उसको किसी गद्य का, कोई गद्य है उसका निवारण करना है तो हम क्या कर सकते हैं, तीनों ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक है। वो क्या होगा, चित्र बना के भी बता सकते हैं, वस्तुओं को प्रत्यक्ष रूप से दिखा के भी बता सकते हैं, मॉडल पेपर भी दिखा के, उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ताकि हम चित्र दिखा के और वस्तु को प्रत्यक्ष करके सारी चीजों के साथ हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, कह रहा है भाषा सीखने का सही क्रम है। देखिए भाषा को सीखना यानी कि भाषा को कैसे बोला जाता है उसका सही क्रम, सबसे पहले क्या दे रहा है कि बोलना, श्रवण करना, ठीक है, पढ़ना, लिखना। सबसे पहले बोलेंगे थोड़ी ना, सबसे पहले बोलेंगे थोड़ी ना, फिर कह रहा है श्रवण करना, बोलना, पढ़ना, लिखना। अगला कह रहा है बोलना, पढ़ना, श्रवण करना, लिखना। फिर कह रहा है देखिए श्रवण करना, पढ़ना, बोलना और लिखना। तो दोस्तों इसको सबसे आसान तरीके से और बिल्कुल आसानी से इसको हम बता दे रहे हैं, एक झटके में आप कर सकते हैं। सबसे पहले तो यदि भाषा की बात कर रहा है तो आप किसी भी चीज़ को क्या करेंगे, सुनेंगे। पहले नंबर पे आपको सुनना शब्द होना चाहिए, ठीक है, सबसे पहले सुनना, ठीक। उसके बाद लास्ट वाला जो हमारा आएगा, अंतिम अक्षर जो आएगा वो होगा लिखना, ठीक है। अगर पहला अक्षर हमारा आता है सुनना, लास्ट वाला जो आएगा वो आएगा, से पहला वर्ड जो होगा हमारा सुनना होगा, लास्ट वाला वर्ड होगा लिखना। इससे ही हम अपने क्वेश्चन के इसमें खोज सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात जो है दोस्तों वो है हमारा कि आप इसको क्या कर सकते हैं, एक चीज और याद कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज जो हमारी है उसको याद कर सकते हैं बिल्कुल आसान से। दूसरा जो है उसको कैसे याद करेंगे, जैसे हो गया, देखिए सु बो पली। देखिए इससे भी क्या होता है, सुबोपली, यानी कि सु से सुनना हो जाएगा हमारा, सु से सुनना, ठीक है।
बो से बोलना होगा, बो से बोलना होगा, ठीक है। प से पढ़ना हो जाएगा दोस्तों, प से पढ़ना, ठीक है। ली से लिखना, ठीक है, तो ये भी हो सकता है, ठीक है। सु से सुनना, बो से बोलना, प से पढ़ना, ली से लिखना, तो इसको कह सकते हैं सुबो पली, ऐसे इसको लिख सकते हैं सु बो पली, ठीक है, सुबो पली, ऐसे भी याद कर सकते हैं सुबो पली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ठीक है, सुबो पली। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे जो श्रवण शब्द दिया है, तो हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग इसका उत्तर जान गए होंगे। देखिए श्रवण शब्द, श्रवण का मतलब होता है क्या, सुनना दोस्तों, श्रवण का मतलब होगा सुनना, तो श्रवण का सुनना, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग क्या कह रहे हैं दोस्तों, देखिए ध्यान से बस सुनिए। भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधित त्रुटियों का निवारण करना चाहिए, ठीक है। तो भाषा शिक्षण के अंतर्गत जो हमारा है वर्तनी त्रुटि जो हम बोलते हैं, उसकी त्रुटियों का निवारण कैसे करना चाहिए, वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेख अभ्यास कराकर, ठीक है, त्रुटियों का प्रभाव गिनाकर, ठीक है, वर्तनी के बारे में कुछ बातें बताकर या त्रुटियों की उपेक्षा करके। तो हमारा देखिए किसी की भी त्रुटि हो उसकी उपेक्षा करके हम उसके वर्तनी को शुद्ध नहीं कर सकते दोस्तों, पहली बात। दूसरी बात जो कह रहा है वर्तनी के बारे में कुछ बातें बताकर, कुछ बातें बताने से क्या होगा दोस्तों, कुछ बातें बताने से कुछ नहीं होगा। त्रुटियों के प्रकार को गिनाकर, यह भी गलत है कि हम उनके प्रकार को गिनाएं, कितने प्रकार को गिनाएंगे, नहीं, भाषा को हमारे उसको कह रहा है कि शुद्ध करना है, तो वर्तनी का शुद्ध उच्चारण यानी शुद्ध वर्तनी को बुलवा के और उसका लेख करा के, तो हमारा ऑप्शन नंबर ये जो है वो सही जवाब होगा। तो दोस्तों सही जवाब जो होगा हमारा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहा है कि प्राथमिक उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने की प्रक्रिया की उपेक्षा बिल्कुल नहीं की जाती है दोस्तों। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, नहीं की जाती है तो बिल्कुल नहीं की जाती है, तो बात कर रहा है शिक्षक के शास्त्रीय ज्ञान की, ठीक है, और बच्चे के भाषिक पृष्ठभूमि की, बच्चे के सामाजिक श्रेणी की, बच्चे के पाठ्यक्रमिक ज्ञान की। कह रहा है कि इसमें भाषण की उच्च प्राथमिक स्तर पे बिल्कुल उपेक्षा नहीं की जाती। तो बिल्कुल उपेक्षा जो नहीं की जाती है दोस्तों वो क्या है, शिक्षक के शास्त्रीय ज्ञान की, ये कोई जरूरी नहीं है। शिक्षक के शास्त्रीय क्या है, बच्चे की भाषिक पृष्ठभूमि का, बच्चे की भाषिक पृष्ठभूमि का ज्ञान करा के दोस्तों। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है 10 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है बहुत ही अच्छा और बहुत ही मजेदार, बिल्कुल लाजवाब है क्वेश्चन। देखिए उस वर्णों के उस समूह को जिसे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो उसे कहा जाता है, ठीक है। वर्णों का वह समूह जिसका कुछ निश्चित अर्थ निकले उसको क्या कहते हैं दोस्तों। तो इस पे बहुत ज़्यादा टाइम खपाने की कोई बात नहीं, इसको सभी लोग जानते हैं कि वर्णों का वह शब्द जिसमें का एक समूह जिसका शुद्ध अर्थ निकले उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, शब्द कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है ये कह रहा है कि पियाजे के अनुसार भाषा एवं संज्ञानात्मक तत्वों की भांति प्रवेश के साथ के माध्यम से सही विकसित है, ठीक है। कि पियाजे के अनुसार भाषा एवं अन्य संज्ञानात्मक तत्वों की बात करें वो प्रवेश के साथ माध्यम में क्या विकसित है। कह रहा है अंतः क्रिया, असमंजस क्रिया, अलगाव और टकराव। तो यदि जिन पियाजे की बात करता है दोस्तों, तो जिन पियाजे के साथ की बात किया है तो इसमें क्या होगा हमारा अंतः क्रिया। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर जो ए सही होगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, किसके अनुसार, जिन पियाजे के अनुसार जो कह रहा है भाषा का, तो ऑप्शन नंबर ए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा शिक्षण का मूल आधार होता है।
बताइए, भाषा शिक्षण का मूल आधार, जो हमारी भाषा है उस शिक्षण का मूल आधार क्या होगा? ठीक है, कह रहा है कि मौखिक होगा, लिखित होगा, दोनों होगा, साहित्यिक होगा। तो देखिए आपको एक चीज बता दें, भाषा शिक्षण हमारा मौखिक भी होता है और लिखित भी होता है, लेकिन भाषा शिक्षण जो है वो साहित्यिक नहीं। इसलिए इसमें यदि अगर सबसे बेस्ट क्वेश्चन कोई मिल रहा है दोस्तों, तो वो हमें मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों होगा, मौखिक और लिखित। ठीक है, तो ये आते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है कि मति भ्रम का कारण है। मति भ्रम यानी मति को भ्रम करने का कारण क्या है दोस्तों? तो आइए देखते हैं। कह रहा है मानसिक अवकलन, ठीक है, कम उत्तेजना, अधिक उत्तेजना और सम स्थिति, यानी एक समान स्थिति। तो इसमें सबसे ज़्यादा की यदि बात करें कि मासिक अवकलन की बात कर रहा है, तो मासिक अव्यवस्था, मासिक अव्यवस्था। कम उत्तेजना से क्या मतलब? कोई मतलब नहीं। अगर अधिक उत्तेजना है तब भी यह जरूरी नहीं है कि मति भ्रम होने का कारण है। ठीक है, सम स्थिति नहीं है तभी कोई जरूरी नहीं है, लेकिन मानसिक अव्यवस्था यदि है, यानी कि आपका मानसिक संतुलन सही नहीं है, तो आपकी मति भ्रम हो सकती है। तो इसका राइट जवाब जो होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि किसी व्यक्ति के द्वारा अपना अस्तित्व भूलकर किसी दूसरे व्यक्ति के गुण व अवगुणों का अनुकरण करना कहलाता है। यानी अपना अस्तित्व भूल के किसी दूसरे के अस्तित्व के बारे में, किसी दूसरे के गुण व अवगुण के बारे में जानना दोस्तों क्या कहलाता है? क्या प्रतिगमन कहलाता है, दमन कहलाता है, प्रक्षेपण कहलाता है, या तदामक्तिकरण कहलाता है? कह रहा है 14 नंबर क्वेश्चन कि अपना अस्तित्व यदि भूल के किसी दूसरे के बारे में जानना। तो दोस्तों की बात करें तो क्या अपना अस्तित्व भूल के किसी दूसरे के बारे में जानना प्रतिगमन नहीं, दमन नहीं, तो होगा क्या? तदामक्तिकरण, यानी कि अपने बारे में छोड़ के किसी दूसरे के बारे में जानना, ये क्या कहलाएगा? आपका डी। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 15 नंबर क्वेश्चन जो है वो कह रहा है, क्या कह रहा है? सामाजिक अंतरक्रिया की अवधारणा किससे संबंधित है? जो हमारी सामाजिक अंतरक्रिया की अवधारणा है दोस्तों कि वो किससे संबंधित है? तो यदि सामाजिक अंतरक्रिया की अवधारणा की बात करें तो कह रहा है क्या स्पीयरमैन है, ठीक है, जीन पियाजे हैं, ठीक है, थॉमसन है से, या फिर गास्की से। यदि अंतःक्रिया की बात करें तो हमें उम्मीद है दोस्तों आप सही जानते हैं कि अंतःक्रिया जो है वो हमारी किसकी है? बायोगास्की से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहा है कि रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है। जो हमारा रक्षा तंत्र होता है वो बहुत सहायता करता है किस चीज़ से? हिंसा से निपटने के लिए, दबाव से निपटने में, ठीक है, थकान से निपटने में, या अजनबियों से निपटने में। तो दोस्तों यदि रक्षा तंत्र की बात की जाए तो रक्षा तंत्र जो हमारा होता है क्या अजनबियों से निपटने के लिए? नहीं, थकान से निपटने के लिए नहीं, हिंसा से नहीं। तो ये किससे निपटने के लिए होता है? ये जो होता है किसी के दबाव से, यानी कि रक्षा तंत्र जो हमारा संविधान बना है वो उसमें जो हमारे मौलिक कर्तव्य मिले हैं वो हमें किसी के दबाव में रहने के लिए नहीं मिले। तो उसका ये कथन है कि किसी से दब के नहीं, यानी कि किसी बिना किसी दबाव के। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा दोस्तों? बी सही होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अगला क्वेश्चन हमारा है 17 नंबर। अब 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आइए देखिए क्या कह रहा है 17 नंबर का क्वेश्चन। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें है अर्थ की गहनता को समझने में कौन सी पद्धति सर्वाधिक रूप से सहायता है? ठीक है, सहायक है, सॉरी, कि अर्थ की गहनता को, जो हमारा अर्थ है उसकी गहनता को समझने में सर्वाधिक, अर्थ की गहनता को समझने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सी विधि है? तो वो दोस्तों है क्या? सस्वर विधि, ठीक है, मौन विधि, द्रुत विधि, या फिर धीमी विधि। यदि हम बात करें किसकी?
अर्थ, किसी को अर्थ को समझना है तो जितनी धीमी पठन कर लें, यानी कि मौन पठन जो कर लें वही हमारा क्या होगा, मौन मन में, वो हमारा क्या होगा दोस्तों, सबसे सही होगा। तो इसका जो राइट जवाब होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी के बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अगला। दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। बच्चे की जिज्ञासा जो है वो कब शांत करनी चाहिए, कब? जब शिक्षक फुर्सत में हो। अरे वाह क्या बात है, अरे शिक्षक फुर्सत में हो या ना हो, जब बच्चे की जिज्ञासा है तो उसको शांत करनी चाहिए। जब विद्यार्थी फुर्सत में हो तब तक कोई नहीं फुर्सत में रहेगा, सबको फुर्सत में देखेंगे, ठीक है। कुछ समय के पश्चात, ये भी नहीं सही है। अगला है कि तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की जाए, तो राइट आंसर ये होगा दोस्तों कि जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की जाए, जब विद्यार्थी जिस क्वेश्चन, जिस चीज का जवाब पूछे, अगर उसे तत्काल उस चीज का जवाब का उत्तर मिले दोस्तों, तो उसकी जिज्ञासा शांत हो सकती है, ठीक है। और वो बच्चे की मनोबल भी बढ़ेगा कि पूछने के बाद वो चीज क्या हो गई, पता चल गई। तो इसका राइट जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है कि सुनीता अवसर स को स बोलती है। सुनीता को भाषा शिक्षिका के रूप में आप इस स्थिति के बारे में क्या कहेंगे। देखिए सुनीता अक्सर स, देखिए स तीन प्रकार के होते हैं, स। एक स हमारा होता है ये वाला, दूसरा स होता है ये वाला, और तीसरा स जो दोस्तों होता है वो ये, इसको बोलते हैं स, ठीक है। तो इस स को वो यानी कि बोलने में उसके भाषा की त्रुटि है। पहला क्या है, भाषा का त्रुटि का होना, भाषा का त्रुटि का होना, ठीक है। तो ये भी नहीं हो सकता है कि खाली भाषा की त्रुटि। दूसरा है कि भाषा, क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव, ये बात भी सही है कि उसके ऊपर कुछ क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव पड़ सकता है। आइए अगला देखते हैं, भाषा का ज्ञान के अर्थ का अभाव। अगर भाषा का ज्ञान के अर्थ का अभाव होता तब तो वो पढ़ ही नहीं पाती कि स है कि ब है कि द है। अगला है भाषा प्रयोग में लापरवाही, नहीं ये भी नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव, उसकी स को स बोलने में, यानी उसकी जो क्षेत्रीय भाषा है, उसकी जो लोकल भाषा है, उस भाषा का उस पर क्या है, असर पड़ रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगला क्वेश्चन वो ये कह रहा है कि 20 नंबर, भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है। भाषा को अर्जन यानी भाषा को सीखने में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य क्या है दोस्तों? तो भाषा को सीखने में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है, आइए देखते हैं क्या है। भाषा की विभिन्न रूपों का प्रयोग करना, भाषा की व्याकरण यानी भाषा का व्याकरण, पाठ्य पुस्तक, भाषा शिक्षण। देखिए इसमें क्या है, ये जरूरी नहीं है कि भाषा शिक्षण पता हो, पाठ्य पुस्तक रहे तभी कोई सीखेंगे, भाषा का व्याकरण हो तभी। इसमें जो ऑप्शन नंबर हमारा सही होगा दोस्तों वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, कि भाषा के विभिन्न रूपों का ज्ञान होना चाहिए। विभिन्न रूपों का प्रयोग करके, भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग करके हम भाषा के क्या कर सकते हैं, ज्ञान को, महत्वपूर्ण को अर्जन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आइए देखते हैं। अगला है, वाह क्या इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बेस्ट क्वेश्चन, बिल्कुल जो इस बार टेट की परीक्षा रद्द की गई है उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। देखिए क्या था कि हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या पूछ रहा है दोस्तों, कि हिंदी भाषा में स्वर की कुल संख्या क्या होती है। तो इसमें बहुत ज़्यादा समय खपाने की बात नहीं है, ये आप सभी को पता है कि हिंदी भाषा में स्वरों की कुल संख्या क्या होती है दोस्तों, 11। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। स्वरों की संख्या 11 होती है, इसको नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की दृष्टि से है। अगला क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है दोस्तों कि बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, यह मानना है। जो बालक है उसकी प्रारंभिक यानी शुरुआती स्तर की जो शिक्षा है वो उसके स्तर पे दी जाए, उसके भाषा के, उसके क्षेत्रीय भाषा के रूप में दी जाए। यह किसका कथन है? क्या ये कथन जो है महात्मा गांधी का है, मारिया मॉन्टेसरी का है, फ्रावेल का है या किलपैट्रिक का है? तो यदि अगर बच्चे को उसके व्यवहार के रूप में यानी उसकी के भाषा यानी जिस
परिवेश में बच्चा पल रहा है, उस परिवेश की बात करें तो उस परिवेश पे जो जोर दिया था वो दिए थे महात्मा गांधी जी कि बच्चा जिस परिवेश पे है उसे उसी परिवेश की शिक्षा दी जाए, मतलब उसी भाषा में शिक्षा दी जाए तो बालक के लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा दोस्तों, तो वो है महात्मा गांधी का। तो ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अगला क्वेश्चन है आगमन विधि नियम से किस शिक्षण सूत्र पर आधारित है। देखिए कह रहा है आगमन विधि नियमन, यहाँ पे निम्न होना चाहिए, निम्न में से, ठीक है, आगमन विधि निम्न में से किस शिक्षण सूत्र पर आधारित है दोस्तों। तो आगमन विधि की बात करें तो आगमन विधि क्या होती है, एक होती है दोस्तों आगमन विधि और एक होती है निगमन विधि, दो विधियां होती हैं। आगमन विधि क्या है और निगमन विधि क्या है, आइए आपको बताते हैं। देखिए तो सर्वप्रथम हमें यहाँ पे जो बात किया दोस्तों, यहाँ पे बात किया है किसकी, तो यहाँ पे हमें आगमन विधि की बात किया है। कह रहा है आगमन विधि उदाहरण से नियम की ओर चलती है, अज्ञात से ज्ञात की ओर चलती है, ठीक है, ज्ञात नियम से उदाहरण की ओर चलती है और सूक्ष्म से स्थूल की ओर चलती है। तो देखिए आगमन विधि दोस्तों जो होती है वो हमारा होती है नियम से उदाहरण की, उदाहरण से नियम की ओर चलती है। आगमन विधि पहले किसी चीज का उदाहरण दिया जाता है फिर उस चीज को समझाया जाता है, ये हमारा होता है आगमन विधि। और यदि निगमन विधि की बात करें, किस विधि की बात करें दोस्तों, निगमन, और यदि निगमन विधि की बात करें तो निगमन विधि जो है पहले नियम बताया जाता है फिर उदाहरण दिया जाता है। निगमन विधि की बात करें, यदि निगमन विधि पूछे तो सबसे पहले नियम बताते हैं और उसके बाद उदाहरण देते हैं। लेकिन यहां पे जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों वो आगमन विधि से है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा उदाहरण से नियम की ओर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ योजना में उद्देश्य कथन आता है। हिंदी गद्य शिक्षण में पाठ्य योजना यदि है तो उसका उद्देश्य, उसका कथन क्या होता है, इस चीज को आप बताइए। सबसे पहले प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात, ठीक है, प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात, यानी जो प्रस्तावना आएगी प्रश्न के बाद आएगी। अगला कहता है पूर्व ज्ञान आदर्श वाच्य के पश्चात मौन वाच्य के पश्चात। यदि इसकी बात करें कि कह रहा है हिंदी गद्य शिक्षण में पाठ योजना, तो पाठ योजना जो होती है सबसे पहले प्रस्तावना के प्रश्न के बाद जो आता है, तो प्रस्तावना पाठ के बाद, यानी कि ऑप्शन नंबर ये दोस्तों हमारा क्या होगा, सही होगा कि प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात ही हमारा जो आता है हिंदी पाठ योजना आती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगले क्वेश्चन की यदि बात करें दोस्तों तो अगला क्वेश्चन है कि शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है। देखिए सर्वाधिक की बात किया, यानी सबसे अधिक, जो तरीका सबसे अधिक उपयुक्त होगा उस तरीके की बात कर रहा है। तो कह रहा है क्या व्याख्यान विधि है, वाक्य प्रयोग विधि है, भ्रमण विधि है या चित्र विधि है, ठीक है। तो सबसे अधिक जो प्रयोग होने वाली है तो वो प्रयोग होने वाली विधि दोस्तों क्या है, वाक्य, ठीक है, वाक्य प्रयोग के द्वारा जो कार्य किया जाता है वो सर्वाधिक है। तो सबसे अधिक जो होगा वो होगा वाक्य प्रयोग। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है प्ले, तो देखिए अगला क्वेश्चन जो हमारा है क्या कह रहा है, वाचन के समय पुस्तक की आंखों से दूरी होनी चाहिए। ये पूछ रहा है कि जब हम वाचन करते हैं यानी कि जब हम पढ़ते हैं तो जो हम किताब लेके पढ़ते हैं उसकी और आंख से कितनी दूरी होनी चाहिए। तो क्या होनी चाहिए उसकी दूरी, आंख और पुस्तक की दूरी दोस्तों होनी चाहिए जो 12 इंच। कितना होना चाहिए, 12 इंच, 10 इंच नहीं, ना ही 9 इंच, कितना होना चाहिए, 12 इंच। जो पुस्तक पढ़ते समय हमारी पुस्तक और आंख की दूरी होनी चाहिए वो 12 इंच होनी चाहिए। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है देखिए इसमें कह रहा है कि भाषा शिक्षण के सिद्धांत के प्रस्तुतिकरण का संबंध प्रमुख रूप से किससे होता है। जो भाषा शिक्षण है कि भाषा शिक्षण यानी भाषा जो बोली जाती है उसका संपर्क सीधे किससे है, तो क्या छात्र से है, शिक्षक से है,
कक्षा के वातावरण से है या गतिविधियों से है। तो जो भाषा बोली जाती है उसका सीधा संपर्क जो होगा वो होगा दोस्तों शिक्षक से। किससे होगा? शिक्षक से, कि कक्षा में किस भाषा का किस तरह से प्रयोग किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, अगला जो आएगा वो है भाषा शिक्षण में। क्या कह रहा है कि भाषा शिक्षण में सरल से कठिन की ओर शिक्षण करना है। ठीक है, मतलब भाषा शिक्षण जो है यानी बोलने की जो बात है उसमें सरल से कठिन, जो सरल से कठिन होता है वो क्या कहलाएगा? क्या कहलाता है? शिक्षण का सिद्धांत, शिक्षण का सिद्धांत नहीं, शिक्षण सूत्र या वैज्ञानिकता पर निर्भर या दार्शनिकता पर। तो जो भाषा शिक्षण की बात करता है और सरल से कठिन, तो सरल से कठिन की तरफ जाना ना ही वो दार्शनिक हो सकता है और ना ही वैज्ञानिकता। ये जो है शिक्षण सूत्र पे आधारित होता है। किस पे आधारित होता है? शिक्षण सूत्र पे। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सही होगा वो होगा हमारा बी नंबर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला जो है कह रहा है श्रवण कौशल को छात्रों द्वारा अधिगम उपकरण के प्रयोग में रूप में प्रयोग किया जाता है। यानी श्रवण कौशल यानी कौन सा ऐसा कौशल है जिससे अधिक से अधिक प्रयोग किया जाता है? तो कह रहा है कहानी और कविता निबंध शिक्षण संबंधित नियमों को सुनकर। ये बात भी सत्य है कि नियम और कहानी सुनाकर भी बच्चों को अधिक से अधिक क्या किया जाता है? प्रेरित किया जाता है। दूसरी बात कह रहा है कि एक दूसरे को सुनाकर, ये कथन भी बिल्कुल सत्य है कि एक दूसरे को सुनाकर भी हम क्या कर सकते हैं? अपने शिक्षण को प्रभावी बना सकते हैं। अब नेक्स्ट कह रहा है कि एक दूसरे से बोलकर। ठीक है, तो इसमें लगभग तीनों ऑप्शन हमारे सही है दोस्तों, लेकिन सबसे सटीक क्वेश्चन यदि खोजा जाए तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी, कहानी को सुनाएंगे और एक दूसरे को बताएंगे। तो ए एंड बी जब भी ये कहीं इस तरह से मिले दोस्तों तो वो क्वेश्चन हमारा क्या होता है? सही होगा। तो इसका राइट जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है? देखिए शिक्षक पहले उच्चारण करता जाता है तथा छात्र उसके बाद उस शब्दों को उच्चारित करता है, यह विधि कहलाती है। देखिए यानी कि शिक्षक सबसे पहले बोलता जाता है और छात्र पीछे से उस बात को रिपीट करते हैं, ये क्या कहलाता है? क्या है? व्याख्यान विधि है। व्याख्यान विधि कहलाएगा या धनात्मक विधि कहलाएगा या अनुकरण विधि कहलाएगा या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जब शिक्षक बोलता है आगे आगे और पीछे से बच्चे उस बात को दोहराते हैं, यानी किसी की बात को सुन के उसके द्वारा कही गई बातों को सुन के पीछे से दोहरा, यानी उसकी अनुकरण विधि। क्या होगा? अनुकरण, किसी के बात को पीछे से रिपीट करना, यानी जो कोई कह रहा है उसके पीछे पीछे दोहराना, यानी अनुकरण करना, उसका सुनकर किसी चीज को करना। तो इसका राइट जवाब क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार से तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक शेयर करें, ताकि जब भी आपको इस तरह की और भी वीडियो मिले वो आप तक आसानी से पहुंच सके। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।